नमस्कार दोस्तों। इंडियन नेवी कम बजट की वजह से कम नेवल शिप्स तैयार कर पाएगी। निगरानी के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी कम ही खरीदे जाएंगे और कम बजट के कारण रशियन हेलीकॉप्टर भी कम ही खरीदे जाएंगे। तो क्या वास्तव में इंडियन नेवी लगातार कमजोर होती जा रही है या नेवी को ज्यादा बड़ा बनाने की बजाय ज्यादा ताकतवर बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है? पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया भर के ताकतवर देश एक मजबूत और बड़ी नेवी रखते हैं। अमेरिका के पास 16 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें 11 इस समय ऑपरेशनल हैं। ये सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं और लगभग अनलिमिटेड रेंज रखते हैं। वहीं लगभग 500 जंगी जहाजों का बेड़ा है, जिसमें स्टेल्थी लिटोरल जहाज भी शामिल हैं। यही चाइना भी कर रहा है। चाइना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है और उनका प्लान है कि 2035 तक 6 व 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना शुरू कर दें। लेकिन भारत में इससे अलग नेवी के रिक्वायर्ड बजट में कमी कर दी गई है और अब इंडियन नेवी को अपने कई बहुत जरूरी उपकरणों व एसेट्स में कमी करनी पड़ रही है। अगर करंट बजट की बात करें तो इंडियन नेवी ने 64,307 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू उन्हें सिर्फ 41,259 करोड़ रुपए ही अलोकेट हुए। इससे इंडियन नेवी को कई सारे प्रोजेक्ट्स को छोटा या डाउनसाइज करना पड़ रहा है। आइए इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। पहला है माइन काउंटर मेजर वेसल्स का प्रोजेक्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान समय के अनुसार इंडियन नेवी के पास मॉडर्न माइन स्वीपर शिप्स ही नहीं है। माइंस को दुश्मन देश पानी के नीचे ऐसी जगह लगा देते हैं जहां से नेवी के जहाज, सबमरीन्स व एयरक्राफ्ट कैरियर गुजरते हैं। इससे टकराते ही सबमरीन या जहाज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। भारत काफी समय से किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इन माइन स्वीपर जहाजों को बनाने की कोशिश कर रहा है, जो इन समुद्री माइंस को सुरक्षित तरीके से पोर्ट आदि के पास से हटा सके। इसी के लिए कई वर्षों तक चलने वाले एक 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से ऐसे 12 माइन स्वीपर वेसल्स को बनाया जाना था, लेकिन मौजूदा बजट में कम पैसे अलोकेट होने पर इनकी संख्या 12 से घटाकर 8 करनी पड़ रही है। वहीं बात करें ऐसे ही दूसरे प्रोजेक्ट की तो भारत रशिया से 10 कैमोव KA-31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर खरीद रहा था। यह एक खास तरह का हेलीकॉप्टर है जो मैक्सिमम 600 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसमें कई बेहतरीन रडार लगे होते हैं जो अर्ली वार्निंग रडार के नाम से जाने जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर को बड़े प्लेटफॉर्म यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाता है और यह 360 डिग्री की कवरेज वाला हेलीकॉप्टर दुश्मन के फाइटर जेट्स को 150 किलोमीटर दूर से ट्रैक करके समय से एयरक्राफ्ट कैरियर को आगाह कर सकता है। साथ ही दुश्मन के जहाजों को काफी दूर तक जाकर अपने पावरफुल रडार के माध्यम से 200 किलोमीटर की रेंज तक डिटेक्ट कर लेता है। इसका रडार एक साथ 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और फिर यही सारी डिटेल्स कमांड सेंटर या मदरशिप तक ट्रांसफर कर देता है। कैमोव KA-31 में डिजिटल टेरेन सिस्टम भी लगा है। हालांकि यही काम लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन्स व अवाक्स प्लेन के माध्यम से भी किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर वैसे भी बेहद ताकतवर रडार सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं। कैमोव KA-31 का कॉन्ट्रैक्ट 3600 करोड़ रुपए का था, जिसको छोटा करके अब मात्र 6 ऐसे हेलीकॉप्टर ही खरीदे जाएंगे। इसी तरह तीसरे प्रोजेक्ट जिस पर कम बजट का प्रभाव पड़ा है वो है अमेरिका से लिए जा रहे P-8I निगरानी एयरक्राफ्ट। ऐसे कुल 10 एयरक्राफ्ट खरीदने के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब मात्र 6 ही एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। बोइंग कंपनी द्वारा बनाए गए ये एयरक्राफ्ट 737-800ER-X मॉडल के मॉडिफाइड वर्जन है। इनका मुख्य काम है दूर तक फैले समुद्र को स्कैन करके अपनी पावरफुल एंटी सबमरीन सोनार के माध्यम से दुश्मन की सबमरीन्स की मौजूदगी का पता लगाना। साथ ही यह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के छोटे बड़े जहाजों की पोजीशनिंग को ट्रैक एंड रिकॉर्ड कर सकता है। दुश्मन की सबमरीन की लोकेशन कंफर्म होने पर यह इतनी ऊंचाई से भी उनके ऊपर टॉर्पीडो से अटैक कर सकता है। साथ ही इसमें एंटी शिप हार्पून मिसाइल भी लगी होती हैं। भारत के पास ऐसे 10 एयरक्राफ्ट पहले से हैं। अमेरिकी नेवी भी इस तरह के 122 P-8I एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। इसी तरह से ही कैडेट ट्रेनिंग शिप प्रोग्राम को बंद करना पड़ रहा है। साथ ही 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए थी, इसे भी विड्रॉ करना पड़ रहा है।
लैंडिंग प्लेटफॉर्म बेहद खास व बड़े जहाज होते हैं जो बड़ी संख्या में सैनिकों व लड़ाई के सामान को तेजी से दुश्मन के नजदीक समुद्री किनारों पर पहुंचा सकते हैं। ये काफी सारे एम्फीबियस टैंक्स व आर्टिलरी के साथ ही हेलीकॉप्टर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं की सहायता से हमारी सेना तेजी से कहीं भी जाकर किसी भी मिशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापस आ सकती है। इसी तरह के बजट में कटौती से इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही इंडियन नेवी ने भारत की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को देखते हुए 200 शिप्स का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है उसे भी डाउनसाइज करके इसको मात्र 175 तक ही सीमित करना पड़ रहा है। इंडियन नेवी ने कहा है कि वो एलोकेटेड बजट को अच्छे से एनालाइज करके इसी में से अपने सभी जरूरी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। नेवी के साथ समस्या यह होती है कि उनके सभी जहाज, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर आदि बेहद ही महंगे होते हैं। वैसे इंडियन नेवी को पावरफुल बनाने के लिए कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। कुछ बेहद जरूरी नेवी के प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 की। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन क्लास की स्टेल्थ कैरेक्टर वाली सबमरीन्स को भारत में बनाया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट की 4th सबमरीन, जिसे आईएनएस वेला का नाम दिया गया है, इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं और 6 में से आखिरी 2 सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी एडवांस्ड स्टेज में है। इन दोनों सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया जा रहा है ताकि यह लंबे समय तक बिना सतह पर आए हुए स्टेल्थ मोड में सुरक्षा व निगरानी का काम करती रह सके। ये सभी 6 सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की हैं और पावरफुल हैवीवेट टॉर्पीडो के साथ ही ट्यूब लॉन्च के माध्यम से एंटीशिप व क्रूज मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकती हैं। वहीं प्रोजेक्ट 75 के बाद इसके फॉलोअप ऑर्डर्स यानी कि 75I प्रोजेक्ट में भी 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी जो पहले वाली सबमरीन से ज्यादा बड़ी, ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा स्टेल्थी व लॉन्ग रेंज की क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होंगी। ये सभी दुश्मन देश की सबमरीन्स व नेवल शिप्स के रास्ते में माइंस को बिछाने की काबिलियत भी रखती हैं। प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन में बेहद ताकतवर सेंसर्स व सोनार सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि दुश्मन के जहाजों व सबमरीन्स को काफी दूर से ही पहचाना जा सके। पहले हमें अपनी सबमरीन्स के लिए हैवीवेट कैटेगरी के टॉर्पीडो को दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब स्वदेशी वरुणास्त्र नाम का हैवीवेट टॉर्पीडो बना लिया है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो भारत के पास मौजूदा समय में सिर्फ एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इस पर रशियन ओरिजिन के MiG-29K फाइटर जेट्स तैनात हैं। वहीं स्वदेशी तौर पर तैयार किए जा रहे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया है, यह भी 2021 तक इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। 40,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत के बाद एक 65,000 टन वजनी आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की भी प्लानिंग बनाई जा रही है। पिछले दिनों ही 2 अलग अलग नेवल तेजस ने कई बार अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रमादित्य पर लैंडिंग व टेक ऑफ डेमोस्ट्रेट करके दिखाया है। यानी फिलहाल अगर बहुत आवश्यकता हो तो MiG-29K का साथ देने के लिए तेजस भी आ सकता है। वहीं ट्विन इंजन के बेहद ताकतवर नेवल तेजस को भी 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। वहीं इस क्षेत्र के बाकी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन चाइना जरूर भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है। चाइना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए हैं और जल्दी ही इनकी संख्या 6 तक बढ़ा लेगा। भारत का फायदा यह रहेगा कि इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के कारण हम कहीं से भी एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार व अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप हमारे लिए प्राकृतिक एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करते हैं, जहां से हम फाइटर जेट्स व मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। व जरूरी संसाधनों और जहाजों के लिए फ्यूल व मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है। इन पर हमने लॉन्ग रेंज रडार भी लगा रखे हैं। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो हैं तो एयरफोर्स के लेकिन काम इंडियन नेवी का करते हैं। तमिलनाडु के तंजूवर में सुखोई 30 MKI का एयरबेस बनाया गया है। सुखोई 30 MKI एक 2 इंजन वाला बेहतरीन सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसका पावरफुल रडार 400 किलोमीटर की रेंज रखता है। तंजूवर एयरबेस एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम कर सकता है, जहां से 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड व 3500 किलोमीटर की रेंज का एयर डोमिनेंस सुखोई 30 MKI दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को भारतीय नेवी के जहाजों के नजदीक नहीं आने देगा। साथ ही जो स्क्वाड्रन तंजूवर में स्थापित की गई है उन सब सुखोई 30 MKI में सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट भी लगा है।
ब्रह्मोस 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी नेवल जहाज को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब यह मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए आगे बढ़ती है तो इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसे में यह एयरबेस इंडियन एयरफोर्स का होते हुए भी समुद्र में दूर दूर तक भारतीय जहाजों की सुरक्षा में लगा रहेगा, जिससे नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत तो मिलती है, साथ ही काफी सारे सपोर्ट शिप्स जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलना पड़ता है उनका खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं उस ताकतवर K4 मिसाइल की जिसने हमारे कंपटीटर देशों को हिलाकर रख दिया है। भारत ने 3500 किलोमीटर की रेंज वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4 की सफल टेस्टिंग कर ली है। इसे भारत की स्वदेशी तौर पर तैयार न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। K4 मिसाइल एक बार में ही 2000 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है, जो एक काफी बड़े शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। अरिहंत सबमरीन में पहले से ही 750 किलोमीटर रेंज वाली K15 मिसाइल लगी हुई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO भारतीय नेवी के लिए 5000 किलोमीटर रेंज वाली K5 व 6000 किलोमीटर रेंज वाली K6 मिसाइल को भी तैयार कर रहा है। K4 मिसाइल के आ जाने से हम अपने दुश्मन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं और उसके लिए हमें अरब सागर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, इसे बंगाल की खाड़ी से ही लॉन्च किया जा सकता है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी भारत प्रोजेक्ट 15 के नाम से स्टेल्थी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज भी तैयार कर रहा है, जिनके नाम INS कोलकाता, INS कोची व INS चेन्नई है। इनके अलावा प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 फ्रिगेट नेवल शिप्स भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट से यह तो साबित होता है कि हम क्वालिटी वाइज बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या नेवल शिप्स की कम संख्या और कम बजट हमारी नेवी को कमजोर कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स को नेवी के साथ इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम तैयार करने को एक अच्छा कदम मानते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।